अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम असातिज़ा किराम, अल्लाह ताला का बेपाया फज़ल व करम है जिसने ये तौफ़ीक बख्शी कि उसके बाबरकत पाक कलाम की तरबियती वर्कशॉप का दूसरा सेशन हम मुनक्किद कर पाए। उसी के बाबरकत नाम से हम शुरू करते हैं और पिछला सेशन भी देख लेते हैं कि उसमें हमने कितना डिस्कस किया था और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। मुख्तसरन हम रिकैप ले लेते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे। आप में से कुछ अहबाब हैं जो शायद कल मौजूद थे और कुछ नहीं थे। जी, उम्मे आयशा साहिबा मौजूद हैं। जी, फरमाइएगा। आपने हैंड रेज़ किया है। शायद वैसे ही हैंड रेज़ किया। चलें, हम शुरू करते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम जी, जी, सब माइक ऑन खैरियत? है। आप बात करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। इंतज़ार फरमाइए। जी सर, मेरा कल की मीटिंग से मेरा क्वेश्चन था। जी, जी, आप कीजिएगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि अ, कई कॉलेजेस, स्कूल और यूनिवर्सिटीज में जो है नाज़रा की तरफ से मतलब नाज़रा कुरान पाक पढ़ाया जा रहा है और कई स्कूल में वैकेंसी मौजूद नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी-किसी स्कूल में, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ से तो ये कह दिया गया था, तो फिर किसी-किसी स्कूल में ऐसा क्यों हो रहा है कि वैकेंसीज़ मौजूद क्यों नहीं है? जी, उसकी वजह है, वो वजह ये है कि अभी गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की थी उसको इम्प्लीमेंट करने की, मिड ऑफ द जी। सेशन की है। सेशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, तो उसने अनाउंसमेंट कर दी। असातिज़ा किराम की हायरिंग भी ज़रूरी थी। इसका एक बहुत लंबा प्रोसेस है। स्कूल्स को अपना बजट भी मैनेज करना है, तो बजट भी बड़ा मुश्किल हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल थी क्योंकि आपने अपना टाइम टेबल मैनेज करना है, टीचर हायर करने हैं, तो एक सारा एक प्रोसेस है। बहुत सारे स्कूल्स इसमें शुरू हो चुके हैं इस काम में। मगर ये ज़हन में रखिएगा कि कुछ स्कूल्स जो छोटे हैं, वो अभी डाउट में हैं। कल भी ये बात डिस्कस की थी। कुछ स्कूल्स के इदारे मालिकान हैं, वो डाउट में हैं। शायद उनको ये महसूस हो रहा है कि ये सब्जेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जबकि अभी रिसेंट 2-3 दिन पहले पंजाब गवर्नमेंट ने इसको बाकायदा इसके बजट की मंज़ूरी दे दी है और इसके टीचर्स की हायरिंग के लिए पॉलिसी बनाने का भी हुक्म दे दिया स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद काफ़ी है कि थोड़े ही दिनों में इसकी हायरिंग शुरू हो जाएगी हर जगह। ओके, बस थैंक इसका यू सर। सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी सीवीज़ बना के रखें और तजवीद के हवाले से अपने आप को अपडेट कर लें, नाज़रा के लिए। और अगर आप आलिमा फ़ाज़िला हैं तो आपको दर्स निज़ामी तो ऑलरेडी आपको आता है। आप तफ़सीर और हदीस और इन चीज़ों पर अबूर रखते हैं, आपके लिए तो मसला नहीं है। बस ये टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप जो हो रही है इसको अच्छे से सुन लीजिएगा। टीचिंग मेथोडोलॉजी हम शेयर कर रहे हैं, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। बस सीवी बना के आप अपनी, आज मैं ये एंड पे शेयर कर दूँगा इस बात को कि अ, आपने इसको मुख्तलिफ़ इदारों में जमा करवाना है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सबकी खाका कैसे बनाना है। ये जो मैंने बनाया है ये क्लास 9th के लिए है। यौमिया तक़सीम निसाब है। वैसे जूनियर स्कूल्स के अंदर मुख्तलिफ़ सिस्टम्स के अंदर इस तरह सबकी खाका बनाया जाता है पूरे साल के लिए। तो मैंने उसी हिसाब से इसको बनाया है। ये अब आप देखेंगे यौमिया तक़सीम निसाब तदरीस कुरान मजीद। इसमें देखिएगा सबसे पहला लेक्चर, अब मैं ज़िक्र कर रहा हूँ सूरह मरियम के बारे में। सूरह मरियम के हवाले से सबसे पहले तो इस सूरत का तारुफ़ होगा और इसका खुलासा फिर मज़ीद मज़ामीन। अच्छा, एक चीज़ समझने वाली है, ये जो पहला लेक्चर है इसमें हम क्या करेंगे? जब आप क्लास में जाएँगे तो आप मज़मून का तारुफ़ करवाएँगे, फिर उसका निसाब बताएँगे, मॉडल पेपर बताएँगे। ये हमेशा-हमेशा के लिए अपने ज़हन में रखिए।
یہ آپ کی میتھڈالوجی ہونی چاہیے جب بھی آپ پڑھائیں، جب بھی کسی ادارے میں آپ یہ ایکٹیویٹی کریں، آپ کہیں بھی جاب کرتے ہوں، چاہے آپ یہ ترجمہ القرآن مجید کی تیاری کروائیں یا کسی بھی سبجیکٹ کی، تو ہمیشہ اپنا تعارف، مضمون کا تعارف، نصاب کا تعارف اور پیپر پیٹرن یہ پہلے لیکچر کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ اگلے دن ہم کیا کریں گے، ہم سورہ مریم کا تعارف کروائیں گے، اس کا خلاصہ، مرکزی مضامین یہ بیان کریں گے۔ بہت سارے اداروں نے اس حوالے سے ایکٹیویٹیز کی ہیں اور کتابیں موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں اور اردو کے مضامین کے حوالے سے بھی کافی چیزیں موجود ہیں۔ اور آپ میں سے جو احباب اس حوالے سے پہلے انفارمیشن رکھتے ہیں کہ صورتوں کے مضامین کہاں-کہاں سے لیے جا سکتے ہیں، ان کا تعارف کہاں-کہاں سے لیا جا سکتا ہے اور با محاورہ ترجمہ کہاں-کہاں سے لیا جا سکتا ہے، آپ اپنی جو معلومات ہیں وہ گروپ میں لازمی شیئر کر دیجیے گا کہ آپ کے پاس اس حوالے سے، کیونکہ ہم مختلف مسالک سے اور مذہبی گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ سب اپنی محنت اور مشقت سے کام کر رہے ہیں اور دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو دین اسلام کی خدمت ہو رہی ہے مختلف انداز سے اور وہ ہمیں ایک ہمارے پاس اثاثہ ہے کتابی صورت میں، نصاب کی صورت میں۔ تو آپ اپنی طرف سے معلومات کے حساب سے جو کتب آپ کے ذہن میں ہوں اس حوالے سے وہ گروپ میں چیٹ میں آن کر دوں گا، اس میں لازمی شیئر کر دیجیے گا تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں میں نہ جانتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ باقی احباب نہ جانتے ہوں، تو اس میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیے گا، تعارف کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، با محاورہ ترجمہ کرنا ہے۔ تو با محاورہ ترجمہ ہم نے کرنا ہے، لیکن اس کو پہلے الفاظ کے حساب سے کریں گے، یعنی الفاظ معنی کے حساب سے لفظاً کروائیں گے۔ پھر آیات کے کچھ حصے جو ہم نے بیچ سے ذکر کیے تھے مرکبات، ان کی صورت میں ترجمہ کروائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم پوری کی پوری آیت کا ترجمہ کریں گے۔ جب ہم یہ تراجم کرا رہے ہوں گے تو اس میں مختلف مضامین آئیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس میں ایڈ نہیں کیا میں نے، لیکن یہ الفاظ میں بدلا ہوا ہے، یہاں پہ لکھا اہم نکات، یہ تیسرے پوائنٹ پہ ہیں، اہم نکات میں یہ لازمی فوکس کریں آپ۔ بہت ضروری چیزیں میں شیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کو شاید تربیتی ورکشاپ میں اور کہیں سے یہ چیزیں نہ ملیں۔ تو اس کی اینوٹیشن میں دیکھتا ہوں اگر میں کر پایا اس میں۔ ہاں جی، یہ آپ غور سے دیکھیے گا، یہ با محاورہ ترجمہ۔ جب ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے تو اس میں ہم نے الفاظ کے معنی ذکر کرنے ہیں بچوں کے سامنے، یا پوری کی پوری آیت بورڈ پر لکھ دیجیے اور اس کا لفظی ترجمہ کرائیے اور اس کے بعد پھر اس کا با محاورہ ترجمہ، اور پھر اس بورڈ کے ایک حصے میں آپ اہم نکات یا اہم مضامین کی ہیڈنگ بھی دیں اور وہ نکات وہاں پر ضرور مینشن کریں تاکہ بچوں کے لیے آسانی ہو، جو ہمارا مقصد ہے اس میں وہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس آ رہا ہے اگلا پوائنٹ، یہ ہم نے اب تک 3 پوائنٹ ڈسکس کر لیے، اوورآل سارا نصاب ایسے ہی ہے، لیکن میں ایک صورت کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے گا تیسرے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے آیات کے الفاظ اور معنی اور 15 ذخیرہ الفاظ۔ آپ اگر بکلیٹ دیکھیں گے تو اس میں مختلف جماعتوں کے لیے مختلف ذخیرہ الفاظ موجود ہیں نصاب کے حوالے سے۔ ایک تو ہم نے وہ کرانے ہیں، اس لیے میں نے یہاں پہ 15 کے حساب سے ذخیرہ الفاظ کو الگ سے لکھ دیا۔ آیات کے الفاظ معنی بھی ہم لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ الفاظ معنی یہاں میں نے لکھ دیے الگ سے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ یومیہ تقسیم نصاب یہی فالو کریں، آپ اپنے حساب سے بھی بنا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی رہنمائی درکار ہو اپنے اسکول کے حوالے سے، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ آپ جب بھی میسج کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں جلد بدیر آپ کو رپلائی کر دوں گا۔ کوئی بھی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو لازمی رابطہ کیجیے گا۔ آپ کے اداروں کے ہیڈ اگر سمجھنا چاہ رہے ہوں تو میں ان کو بھی شیئرنگ کر سکتا ہوں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے مختصر جوابی سوالات، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہ مختصر جوابی سوالات ہیں جو ہم آیات پڑھیں گے، ان سے ہم جو شارٹ کوئسچنز اخذ کریں گے مضامین کے حوالے سے اور دیگر، یہ سارے ٹاپک میں سے یہ میں یہاں پہ سلیکٹ کر رہا ہوں، یہ پورے نصاب میں سے شارٹ کوئسچنز بنیں گے، یعنی سورہ مریم کے تعارف، خلاصہ، مرکزی مضامین، با محاورہ ترجمہ، اہم نکات، پھر اسی طریقے سے آیات کے الفاظ معنی اور ذخیرہ الفاظ، ان میں سے مختصر جوابی سوالات بن سکتے ہیں۔ یہ ذہن نشین رکھیے گا۔
یہ بات بالکل اپنی پیپر بنانے کے حوالے سے آپ نے اچھے انداز سے سمجھ لینی ہے، اور یہ شارٹ کوشچنس پھر اس میں ڈسکس کریں گے۔ اچھا، اس پوری ایکٹیویٹی کے اندر ہم نے ایک چیز جو ہے وہ ذہن نشین رکھنی ہے، تمام اساتذہ کرام ضرور ذہن میں رکھیں، وہ یہاں پہ ہے کہ ہم نے ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کروانی ہے۔ ایکٹیویٹی بیس یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایکٹیویٹی بیس لازمی کروائیں۔ کچھ اساتذہ صرف آیات پڑھا دیں گے، ترجمہ کرا دیں گے، یہ نہیں چاہیے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے، دنیا بہت آگے جا چکی ہے اور ہم مذہبی لوگ بہت پیچھے ہیں۔ ایک تو ہمارا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی تبدیلی کو فوری طور پر قبول نہیں کرتے ہیں، ہم پرکھتے رہتے ہیں کہ آیا یہ جائز ہے ناجائز ہے۔ یہ ضرور ہم نے پرکھنا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنا، لیکن اس میں ہم نے دیر نہیں کرنی، ہم نے پرو ایکٹیو رہنا ہے۔ ہم دیکھیں، میں آپ کے سامنے یہ ایکٹیویٹی کر رہا ہوں اور میں پرو ایکٹیو ہو کے کام کر رہا ہوں، تو آپ نے بھی اسی حوالے سے پہلے سے تیاری رکھنی ہے، اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا ہے، اور یہ تبدیلی، یہ ساری چیزیں لازمی کرانی ہے۔ جتنا بورڈ یوز کرنا ہے، آپ نے موبائل یوز کرنا ہے، آپ پروجیکٹر یوز کر سکتے ہیں، آپ سلائڈس بنا سکتے ہیں، آپ ایپس یوز کر سکتے ہیں، بچوں کو سوشل میڈیا کے تھرو پڑھائیں، کسی بھی طریقے سے پڑھائیں، آپ نے ان کو نالج پہنچانا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی جو نہیں جانتا، فیوچر ڈیجیٹل ورلڈ کا ہے، جتنی آپ کو ڈیجیٹل ایکسیس ہوگی، جتنی نو ہاؤ ہوگی، آپ کامیاب ہیں۔ مذہبی لوگوں کو آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں رہنا۔ ہم پیچھے رہتے ہیں تو برائی آگے نکل جاتی ہے، پھر ہم اس کا مقابلہ کرتے کرتے بہت دیر ہو جاتی ہے اور برائی انسانیت تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ جیسے اب آپ کے سامنے ہیں، ڈیوائسز ہیں، سوشل میڈیا ہے، ہم لوگ پیچھے رہے اسی وجہ سے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آ گئیں جو ہم نہیں ڈھونڈ پاتے۔ آپ نے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا ہے۔ ایک جملہ میں بولوں گا کہ استاد اور شاگرد، استاد اور والد، ان کو اس راستے پر پہلے چلنا چاہیے جس پر چل کر بچوں نے، ان کے اولاد نے اور طلباء نے سیکھنا ہوتا ہے۔ تو پہلے آپ اس راستے پر چلیں، یعنی پہلے آپ کے پاس اپڈیٹ نالج ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ پیچھے رہیں، چاہے آپ خواتین ہیں، چاہے آپ مرد ہیں، آپ کے پاس اپڈیٹ لازمی ہونی چاہیے۔ آپ کو موبائل صحیح یوز کرنا آتا ہو، آپ کو سوشل میڈیا کے سارے گر پتہ ہوں، اور ہر حوالے سے ایکٹیویٹی آپ کو پتہ ہو، بیسک سائنس کا نالج آپ کو پتہ ہو، بیسک انفارمیشن ایٹ لیسٹ ہر چیز کی رکھیں مذہب کے ساتھ ساتھ، اور سوشل ہوں، بات کرنے والے ہوں، اور ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیے ٹیچبل بن کے رہنا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ آپ حتمی ہیں، کوئی انسان کبھی بھی حتمی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کے علاوہ کوئی حتمی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، ہم سب میں خامیاں ممکن ہیں، اس لیے ہم نے آگے چلنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے، اپڈیٹ ضرور رکھیں۔ اچھا، بات لمبی ہو گئی تھی، میں اس میں آگے چلتا ہوں۔ اس کے بعد یہ آپ سارے دیکھیے گا، کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کا تعارف ہے، یاد ہوگا میں نے پیچھے کچھ صورتوں کا صرف تعارف شیئر کیا ہے، یہ آپ دیکھیں گے۔ یہ آپ ذرا نصاب میں ایک دفعہ پھر سے آئیے، یہ آپ دیکھیں گے نا، یہاں پہ میں نے صورتوں کا تعارف دیا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ جو میں نے ذکر کیا۔ کچھ صورتیں ہیں جن کا صرف تعارف ہوگا، جیسے یہ ہے سورۃ سبا اور سورۃ صاد، ان کے آگے ہمارے پاس منتخب آیات بالکل نہیں ہے، بامعنی ترجمہ نہیں ہے ہمارے پاس، صرف یہ حصہ ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ کو۔ تو جب آپ بنائیں گے پلانر اور لیسن پلان کریں گے تو اس میں اس چیز کو مد نظر لازمی رکھنا ہے۔ اس کے بعد اساتذہ کرام آگے چلتے ہیں، یہ اگلا پیج ہے، اس میں میں نے ٹیسٹ بھی شامل کیے ہیں۔ پہلے میں نے ٹیسٹ دیا، ٹیسٹ 1، پھر ٹیسٹ 2، اور پھر فرسٹ ہاف، یعنی فل لینتھ پیپر بنانے کے لیے فرسٹ ہاف، اور پھر اسی طریقے سے ٹیسٹ نمبر 4، پیچھے ٹیسٹ 3 آ چکا ہے، سیکنڈ ہاف، اور یہ آپ نے لازمی ذہن میں رکھنا۔ جی، اس حوالے سے کسی نے کوئی بات کرنی ہو تو ضرور بات کر سکتے ہیں، میں اس کا انمیوٹ کر دیتا ہوں کیونکہ آپ سارے رسپانسبل ہیں۔ جی، مائک آن ہے، آپ میں سے جو بات کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جی محترم اساتذہ کرام، اب طریقہ تدریس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری چیزیں آ رہی ہیں، پریکٹیکل ہیں، یہ چیزیں آپ کو نہیں سمجھائی جاتی ہیں آپ کو، یہ ہم نے لازمی دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے گا کہ ہم نے پڑھانا کیا ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے منظور شدہ جو ترجمہ ہے، صرف ہم وہی پڑھائیں گے۔ کراچی کی ایک فاؤنڈیشن ہے، دا علم فاؤنڈیشن، ترجمہ قرآن مجید صرف ان کا ریکمینڈ کیا گیا ہے
द इल्म फाउंडेशन, ये मुख्तलिफ जिल्दों पर है और इसकी बुकलेट्स और किताबें मौजूद हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, यानी पंजाब करिकुलम बोर्ड ने इस हवाले से खुद काम करना है, शेयरिंग करनी है, वो लाज़मी करेंगे। अपनी बुक्स पब्लिश करेंगे, वो हम सब तक पहुँचेंगी, शायद अगले साल तक पहुँचे। लेकिन हमने अगर पढ़ाना है, जैसे कुछ इदारों में पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो हम इनके बुकलेट्स भी अपने इदारे के थ्रू इनसे मँगवा सकते हैं, किताबचे हैं इनके, वो भी मँगवाए जा सकते हैं। इनकी काफ़ी मेहनत है, 10-12 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। और अगर हम इनके नहीं भी मँगवाते, तो अभी आर्ज़ी तौर पे हम खुद से तैयारी कर सकते हैं इस हवाले से। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से बुक पब्लिश होगी, उसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें मौजूद होंगी हर क्लास के हवाले से और उसपे काम हो रहा है इंशाअल्लाह। हमने अभी ज़िक्र किया था तर्जुमा कुरान मजीद के हवाले से, द इल्म फाउंडेशन का तर्जुमा, और इस पे सब मसालिक और मकातिब का इत्तिफाक है। इनके बकौल बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, हुकूमत ने इसी को मंज़ूर किया है, तो यही होगा इंशाअल्लाह ताला। इसको पढ़ेंगे जैसे हम पहले मैट्रिक की इस्लामियात या का पढ़ाते हैं, तो उसमें जो किताब है वो सबको काबिल कबूल है। इंशाअल्लाह ताला इस पे भी इसी तरह ही काम करेंगे। उसके बाद ये देखिएगा, ये कुछ हिदायत हैं, बहुत ज़रूरी डिस्कशन आ रही है अब, इस पे सब लोग मुकम्मल तौर पर एक्टिव हों। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो मैं दरख्वास्त करूँगा आप काम छोड़ दें प्लीज़। सिर्फ़ एक काम कर लीजिए। सबसे पहले ये देखिएगा पॉइंट, हर सूरत की इब्तिदा में उस्ताद उस सूरत का तारुफ़, खुलासा और मरकज़ी मज़ामीन बयान करेगा और उस सूरत को बतौर तफ़सीली सवाल का जवाब निशानदही करवाएगा। ये एक मुकम्मल लेक्चर होगा, जैसे मैंने आपको पीछे लेसन प्लानर में शेयरिंग की थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर पॉइंट आ रहा है, आयात की तदरीस में उस्ताद खुद या तालिब इल्म अगर अच्छा बच्चा है, जो हाफ़िज़ है या उसकी क़िराअत अच्छी है, तजवीद के कवायद बेहतर समझता है या नहीं भी है, मुनासिब तिलावत कर लेता है, तो उसे मौका दें ताकि उसकी हौसला अफ़ज़ाई। ये हमारे पास 8 से 10 साल हैं। 8 से 10 सालों के अंदर हमने बच्चे तैयार करने हैं, जो अगले 10 सालों के बाद, यानी 8 से 10 साल के बाद वो अच्छी तजवीद के साथ तिलावत कुरान मजीद कर सकें। क्योंकि ये क्लास 1 से शुरू होगा, तो 10 साल के बाद एक अच्छी हमारी नस्ल तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। तो आयात की तदरीस में उस्ताद खुद या तालिब इल्म सबकी आयात की तिलावत करेगा। इसके अलावा नहीं तिलावत करेंगे, ये भी ज़हन में रखिए। पूरी की पूरी सूरतें हमने नहीं पढ़ानी, पूरा कुरान मजीद हमने नहीं पढ़ाना, हमने अपने निसाब तक महदूद रहना है। हम अक्सर किताबात करते हैं ना, हम मुअल्लिम हैं, मज़हबी लोग हैं, तो हमारे पास अल्फ़ाज़ काफ़ी होते हैं, मज़हबी बातें भी बहुत होती हैं। इवेंट्स आते हैं, तो उन पे भी हम बोल रहे होते हैं। देखिए, उस्ताद वही है जो अपने निसाब को पढ़ाए। मैं जो एक उसूल आपको शेयर कर रहा हूँ, निसाब में आपकी महारत होनी चाहिए, बाकी जो कुछ आप हैं, वो आपको मिंबर पर बयान करना चाहिए। उसके अलावा क्लासेस के अंदर अपने निसाब तक महदूद रहें ताकि बच्चों का ये हर्ज ना हो। क्योंकि अगर हम ज़िम्मेदारी ले चुके हैं ना, तो कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल। हम लोगों में से हर शख्स ज़िम्मेदार है और हमने अपनी ज़िम्मेदारी का हिसाब दुनिया में भी देना है, आखिरत में भी देना है। तो हम इज़ाफ़ी मबाहिस में नहीं जाएँगे, हम यहाँ तक महदूद रहेंगे। उसके बाद एक तो उस्ताद ने तिलावत करनी है या स्टूडेंट ने, या एक और चीज़ है कि किसी मशहूर कारी की आवाज़ में तिलावत की ऑडियो मोबाइल पर लगाकर आप बच्चों को सुनवा सकते हैं। इसकी भी इजाज़त है और लेटेस्ट टूल्स लाज़मी यूज़ करने हैं आपने। ये मैंने नहीं कहा कि मेरी ज़ाती राय नहीं है कि ये ऑडियो जो है वो सुनवाएँगे आप मोबाइल के थ्रू, बल्कि ये जो तदरीस कुरान मजीद बतौर लाज़मी मज़मून के हवाले से एक किताबचा है, पंजाब करिकुलम बोर्ड एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से, उसमें ये बात भी मेंशन की गई है कि जदीद ज़राए यानी तदरीसी मुआवनात इस्तेमाल। उसके बाद चौथे नंबर पर हमारे पास पॉइंट आ रहा है, ये देखिएगा चौथे नंबर पे, मुमकिना सूरत में दौरान तिलावत सबकी आयात का मतन बोर्ड पर तहरीर करेंगे या प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करेंगे।
آپ جن علاقوں میں موجود ہیں اگر آپ لیٹسٹ فیسلٹیز رکھتے ہیں جہاں ہیں تو آپ یہ لازمی استعمال کریں. اور اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے کہ اس کے بعد درسی کتاب سے متعلقہ الفاظ کے معنی طلبہ کو بیان کیے جائیں گے. یہ میں نے ایک لیکچر میں الگ سے آپ کے لیے لکھا ہوا تھا لیسن پلان میں، لیکن آپ اپنی ترتیب رکھ سکتے ہیں. میرا جو طریقہ کار ہوتا ہے میں الفاظ معنی پہلے پڑھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں ٹرانسلیشن کی طرف جاتا ہوں اور پھر ساتھ ساتھ مضامین جو ہے وہ ان کی تفہیم اور ان کا بیان شروع. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے تفہیم آیات کے لیے بوقت ضرورت عربی گرامر کے بنیادی اصول بھی بیان کیے جائیں گے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ جو ہمارا تدریس قرآن مجید کے حوالے سے بک لیٹ ہے وہاں ہدایات نہیں ہے، لیکن کل ہمارے ایک عزیز دوست ہیں نور حیات صاحب، انہوں نے رہنمائی فرمائی تو یہ میں نے ایڈ کر دیا. آج وہ اینڈ پہ ہم ڈسکس بھی کر لیں گے کہ وہ کون سی عربی گرامر کے بنیادی اصول ہیں جو ہم بیان کریں گے جس سے بچے خود سے ترجمہ کرنے میں آسانی محسوس کریں گے. اگر ہم بنیادی اصول بیان کر دیں گے نا تو بچہ ایک تو اس کے بعد الفاظ معنی آ جائیں گے، عربی گرامر کے بنیادی اصول آ جائیں گے اور پھر آپ کی رہنمائی ہوگی، پھر اس کے پاس کتابیں ہوں گی، تو آلموسٹ وہ بچہ 90% خود سے ترجمہ، یا میں زیادہ بول رہا ہوں تو وہ 50 to 70% خود سے ترجمہ کرنے کا اہل ہو جائے گا اگر وہ 1 سال آپ کے پاس پڑھ لیتا ہے. اس کے بعد اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے محترم اساتذہ کرام، وہ ہے پھر آیات کا لفظی ترجمہ بیان کرے گا. پھر ان آیات کا حصہ وار ترجمہ بیان کرے گا. جو مرکبات کل ہم نے ذکر کیے تھے وہ پڑھیں گے. اس کے بعد نیکسٹ لفظی اور حصہ وار ترجمہ بیان کرنے کے بعد با محاورہ ترجمہ بیان کرے گا. پھر اس کے بعد دوران ترجمہ متعلقہ آیات کے مضامین اور ضروری موضوعات کی وضاحت کریں گے اور طلبہ کی دلچسپی کے لیے سوال و جواب اور بحث و مباحثہ جیسی سرگرمیاں لازمی کرنی ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ ہم نے یہ لازمی بیان کرنی ہے. خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اس وقت ناپید ہے. اس کٹے ہوئے تعلق کو ہم نے جوڑنا ہے. اور دوسرا اچھے اخلاق ہم نے سکھانا ہے، یعنی ہم نے ان کا عقیدہ درست کرنا ہے. جو بنیادی عقائد ہیں ہم نے وہاں تک محدود رہنا ہے. ہاں ایک اور چیز ذہن میں رکھیے، اگر ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو آتی ہے تو وہ لازمی ہم ان کو سمجھائیں گے کیونکہ اس معاشرے کے اندر یہ مسائل کافی زیادہ ہیں عقائد کے حوالے سے اور کچھ لوگ ہیں جو اس میں کاروائیاں کر رہے ہیں، تو ہم ختم نبوت کے حوالے سے لازمی یہ گفتگو کیا کریں گے. یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. تو بنیادی عقائد آ جائیں گے ہمارے پاس جب ہم تراجم کر رہے ہوں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ عبادات کی باتیں آئیں گی، وہ ہم ذکر کریں گے. اور تیسرے نمبر پر اخلاقیات. یہ 3 چیزیں ہیں میرے نزدیک دین اسلام کا خلاصہ 3 باتوں میں، ایک عقیدہ ہے اور دوسرا عبادات ہے اور تیسرا اخلاق ہے. یہ 3 چیزوں کو فالو کروانا ہے. آپ نے بچوں کا جو مرکز اور محور ہو تدریس کا ان کے لیے وہ یہی ہو. آپ نے ان کو صرف یہی باتیں کرنی. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا پوائنٹ آ رہا ہے کثیر الانتخابی اور مختصر جوابی سوالات کی نشاندہی لازمی کروانی ہے. آیات کے تراجم جب آپ کرا رہے ہوں گے تو اس میں یہ چیزیں آئیں گی. اس کے بعد طلبہ کو سبق اختتام پر الفاظ کے معنی آپ نے بیان کرنے ہیں اور آیات کے تراجم اور متعلقہ مضامین اور مختصر جوابات یاد کرنے کا کام بھی تفویض کرنا ہے. یہ محترم اساتذہ کرام مختصر ترین تدریسی ہدایات تھیں اساتذہ کے لیے. آپ اس کے علاوہ اپنی طرف سے جو چیزیں اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کچھ کم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. امید ہے اس سے آپ کو کافی رہنمائی ملے گی ان ہدایات کے ذریعے. ابھی میں آپ کو نیکسٹ پوائنٹ کی طرف لے کے چلتا ہوں. اس حوالے سے کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ ضرور پوچھ سکتے ہیں. جی مائک آپ کے آن ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہوتی ہے، اساتذہ اس میں فقدان رکھتے ہیں. ہم ایکٹیویٹیز میں نہیں آتے، ہم شیئرنگ میں نہیں آتے. جی عمران اکبر صاحب بولیے گا.
جی سر عمر، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آ، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ گرامر کا جہاں تک تعلق ہے، تو ایک تو اس طرح کی گرامر ہے جو کہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، وہ تو بہت ہی لینتھی ہے. آ، اس کے مقابلے میں ہم بحریہ میں ایک سبجیکٹ پڑھاتے ہیں معلم القرآن کے نام سے. ایک مطالعہ قرآن یہی جس کی بات ہوئی، اور ایک معلم القرآن. جی، بیسیکلی اس کا تھیم بھی یہی ہے کہ بچے کے اندر یہ مطلب قابلیت لانا کہ چونکہ قرآن اور اردو، آپ کو پتہ ہے کہ اردو کا اوریجن وہ عربک سے آیا ہوا ہے. جی، جی، تو ایک بک ڈیزائن کی گئی ہے، ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب اس کے جو ہے رائٹر ٹھیک ہیں. ہے، ٹھیک ہے. اس کی آ، آپ مجھے میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا، آپ مجھے شیئرنگ اس گروپ میں کر دیجیے گا. ابھی جی جی ہمارا لیسن جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا، کافی چیزیں ڈسکس ہوں گی. جی 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 تو ٹھیک ہے، میں وہ آپ سے پرسنلی ڈسکس کر لوں گا ہاں اس جی، حوالے سے. وہ اب گروپ میں بھی میں جی انشاءاللہ، ٹھیک ہو. آپ نے مجھے وہ کتاب بھی ضرور بھجوانی ہے، اس کا ہدیہ میں ضرور آپ کو بھجوا دوں گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ جزاک اللہ. جی ٹھیک. اوکے. چلیں، یہ محترم اساتذہ کرام، یہ عربی گرامر کے حوالے سے مختصر ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ end پہ. اس میں شیئرنگ کر دوں. اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں. آ، اگلا پوائنٹ ہمارا یہ دیکھیے، ہمارا پہلا لیکچر کیسے ہونا چاہیے. تعارفی لیکچر، انٹروڈکٹری لیکچر. اس میں سب سے پہلی بات جو تدریسی معاونات ہیں وہ ہمارے پاس ہونے لازمی ہیں. کچھ اساتذہ کرام کلاس میں جب جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کتاب ہی نہیں ہوتی. یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ جب ہم پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے. ایک فوجی جب جنگ پہ جاتا ہے تو اس کے پاس مکمل ہتھیار ہوتے ہیں، اور ہم ہتھیار کے بغیر بے لیس ہو کر ہتھیار کے بغیر وہاں پہ پہنچتے ہیں. اس کے بعد ہمیں گریٹنگ یعنی سلام کرنا ہے. اس کے بعد ٹیچر اپنا انٹروڈکشن کروائیں گے، اور اس کے بعد سب سے اہم بات جو آ رہی ہے نا، یہ لکھ لیجئے اس کو، بہت ہی ضروری میں بات کرنے لگا ہوں کہ سبجیکٹ کا انٹروڈکشن اور اس کی امپورٹنس اور اس کے آبجیکٹو ایسے انداز سے بیان کر دیں کہ بچے اتنے زیادہ تیار ہو جائیں اور ان کو شوق پیدا ہو، ان کے جذبات ابھریں اور وہ اس کو مزید پڑھیں. اور جو بھی باہر کھڑا آپ کو سن رہا ہو نا، تو وہ اس حوالے سے آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہ جا سکے. وجہ یہ ہے کہ ہم اگر اساتذہ اس کو سبجیکٹ کو اچھے انداز سے نہیں پڑھائیں گے تو لوگ پہلے مذہبی طبقے سے متنفر ہیں تو اس بابرکت کتاب سے متنفر نہ ہو جائیں، کیونکہ ہم لوگ نمائندے ہیں. اساتذہ بیسیکلی نمائندے ہیں علم کے. تو ہم نے اتنے اچھے انداز سے امپریسو وے میں پڑھانا ہے کہ متاثر ہو. اس کی اہمیت کو ذرا بھی اس میں کمی نہ آنے دیجیے گا. جس دن آپ کا دل نہ کر رہا ہو نا، تو اس دن بس یہ دیکھ لیجیے گا کہ آپ جہاد پہ ہیں، آپ نے ہر صورت یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. تو کوئی ایکٹیویٹی لازمی کروا دیجیے گا. اس کے بعد آتا ہے سلیبس انٹروڈکشن، اور پھر بورڈ پیپر پیٹرن. یہ آلریڈی میں چیزیں شیئر کر چکا ہوں آپ سب کو. اچھا، یہاں سے ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اگلی بات، اگلے پوائنٹس کی طرف آتے ہیں. اب یہ میں نے ایسے ہی کلاس میں تھا 27 دسمبر کو، میں نے ایسے ہی پریکٹس کرتے ہوئے لکھ لیا تھا. میری رائٹنگ اس سے کچھ بہتر ہی ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو صرف دکھانے کے لیے ایسے کے بورڈ آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ ماڈل نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے. وقت کم تھا میرے پاس، آج کالج آن نہیں تھا، ورنہ میں بورڈ اچھے طریقے سے تیار کر کے آپ کو شیئرنگ کر دیتا. تو یہ ہم اس طرح بورڈ یوز کر سکتے ہیں. لیکن یہ اس کے بعد آتے ہیں آیات کے حوالے سے. اس کے لیے بھی میں نے یہ سامنے آپ سے شیئر کر دیا. آیت یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح مضامین آپ ساتھ ساتھ بیان کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اچھا، یہ لازمی لکھنا ہے. بعض اسکول ایسے ہوں گے جہاں پر ٹیچر بس ایک آیت لکھ کے اس کو وضاحت کر کے چلے جاتے ہیں، بعض اپنا نام لکھتے ہیں، ایکسپلین نہیں کرتے. ہم نے بورڈ لازمی یوز کرنا ہے. یہ آپ ایسے سمجھیں کہ ہمارے لیے کمپلشن ہے. ہاں، اگر ہمارے پاس ملٹی میڈیا ہے، پروجیکٹرز ہیں، تو وہ ہم ضرور استعمال کریں. اس کے لیے اپنی سلائڈس تیار کریں. ایک وقت کی محنت ہے، اور پھر 2 3 سال 4 سال بلکہ ہر سیشن میں آپ کو وہ فائدہ دیں گے. اب یہ ایک دفعہ میں نے کلاس پڑھائی تھی، تو میٹرک کی اس طرح میں نے اس کا ترجمہ کروایا تھا، تو اتفاق سے میرے پاس اس کی کچھ تصاویر موجود تھیں. آپ کی رائٹنگ بہت خوبصورت ہو سکتی ہے، آپ اس سے بہتر پڑھاتے ہوں گے. یہ صرف اور صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ ایسے بھی پڑھایا جا سکتا ہے. کم سے کم تو آپ یہ رکھیں،
ये मेयार रखें कम से कम। इससे ऊपर तो आप माशाल्लाह जितना बेहतर पढ़ा सकते हैं वो आप पढ़ाएँगे। इससे बच्चों को आसानी होती है। देखिए ये लफ्ज़ी तर्जुमा भी है, मुरक्कबात भी साथ-साथ हैं। यानी या अय्युहन नबी इसमें लफ्ज़ी तर्जुमा भी बन रहा है, फिर इसी इन कुन्तुन्ना तुरिदना इसको अगर हम देखें तो इसमें भी मुरक्कब बन रहा है, फिर इसी तरीके से और भी बहुत सारे मुरक्कबात हैं। ये आपके सामने है मॉडल और ये भी है शामिल, ये कुछ और हैं। अब अरबी ग्रामर के हवाले से हम डिस्कशन करते हैं। मुख्तसर सी बात करेंगे। ये मैंने कुछ अपनी तरफ से ये ख़्याल किया कि ये तालीम बच्चों को बुनियादी तौर पे देनी चाहिए। मुफ़ीद बुनियादी अरबी ग्रामर की हेडिंग के साथ। ये आपके सामने मौजूद है। हमने कलिमा का तारुफ़ करवाना है जिसमें इस्म है, फ़ेल है और हर्फ़। फिर इनको इस्म की बात करें तो जिन्स के लिहाज़ से उसकी तक़सीम, तादाद के लिहाज़ से और ख़ास व आम के लिहाज़ से इसकी तक़सीम। फिर इसके हवाले से ज़मायर हैं, वो हम कराएँगे, फिर अस्माए इशारा, फिर फ़ील और उसके अक़साम, फिर ये बुनियादी चीज़ें हैं। इनमें गिनती वग़ैरह भी आ जाएगी और बाकी ज़्यादा तफ़सीलात नहीं है। बच्चों को एक छोटा-सा सर बुकलेट बना के हम दे सकते हैं। जी, बोलिएगा। सर जी, जी, बोलिए। सर आपकी आवाज़ भी इसमें कट रही है, तो सही तरीके से आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मेबी नेटवर्क का कोई इश्यू हो, मेरे पास तो यहाँ सिग्नल बिल्कुल ठीक है। अब आवाज़ ठीक आ रही है सब लोगों को? जी, आवाज़ आ रही है सर, आवाज़ साफ़ है, उनके नेट का इश्यू हो सकता है। हाँ जी, ओके। आवाज़ साफ है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और नेटवर्क का बाज़ इलाकों में बारिश हो रही है पाकिस्तान के, मेबी ये आप किसी और शहर से हों तो हो सकता है वहाँ पे बादल वगैरह हों, तो ये नेटवर्क का समटाइम इश्यू आ जाता है। जी। अच्छा सर, मुझे एक सवाल करना था, अगर आपकी इजाज़त हो तो? जी, प्लीज़। अच्छा, ये मैं ग्रामर के हवाले से ये बात करना चाह रही थी क्योंकि बच्चों को पहले ही ग्रामर ये तर्जुमे का पोर्शन बामुहावरा जो है, वो थोड़ा ज़ाहिर है हमारा जैसा वो है इस्लामियात में उनको ज़रा मुश्किल लगता है। तो ऐसे में अगर हम ग्रामर के ये बेसिक हालाँकि ये बिल्कुल बेसिक रूल्स हैं, ऐसे कोई डिटेल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम बताते हैं वो थोड़े कन्फ्यूज़ होते हैं और उनका पहला सवाल ये होता है कि चूँकि पेपर में या बामुहावरा तर्जुमे में ये इस्तेमाल नहीं है तो इसलिए थोड़ा-सा इसमें यानी ये ज़रूरी है बताना? या इससे थोड़ा-सा सर पे नज़र किया जा सकता है कि बामुहावरा तर्जुमा ही करवा दें, ग्रामर के सिलसिले में इतनी गहराई में ना जाएँ? देखें, आप जब जाते हैं ना इस पे डॉक्टर्स के पास, कुछ डॉक्टर्स होते हैं बीमारी का इलाज नहीं बताते, बस दवाई देके भेज देते हैं। लोग उससे भी ठीक हो जाते हैं, ठीक है? और एहतियातें भी नहीं बताते, दवाई देके भेज देते हैं। और कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो दवाई भी देते हैं, बीमारी की वजह भी बताते हैं और फिर एहतियातें भी बताते हैं। और आइंदा वो लोग कम बीमार होते हैं जो पहले से एहतियातें जानते हैं। अगर हम तर्जुमा कुरान मजीद के हवाले से बात करें, हम एक दफ़ा पढ़ा देंगे, बगैर तैयारी के या इन बुनियादी कवायद के बगैर पढ़ा देंगे, बच्चा पेपर ले लेगा, पेपर अटेम्प्ट करेगा, पास भी हो जाएगा, हो सकता है पूरे नंबर भी उसके आ जाएँ, हो सकता है बोर्ड में पोज़ीशन भी आ जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम ये होगी कि वो अगली क्लास में जब पहुँचेगा ना, फिर ज़ीरो से करेगा। ये उसका सारी ज़िंदगी का साथ है, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक है। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें क्लास 6 से, तो हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इसमें मिलेगा। क्लास 6 से अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें, क्लास 6-7 तो मेरे नज़दीक ये हम एक अच्छी तरीके से बच्चा जब भी कुरान मजीद अपनी ज़िंदगी में ओपन करेगा, तो उसे ये मुकम्मल तौर पे समझ आएगा। मेरे ख़्याल में तो ये मेरी राय है, इसलिए मैंने शेयरिंग की है, ये ज़रूरी महसूस हुआ। ये अब एक मुख्तसर सी एक और चीज़ ये अभी आपके सामने बुनियादी मुफ़ीद अरबी ग्रामर असातिज़ा और तलबा के लिए। ये मैंने एक बुकलेट बनाया था कुछ अर्सा कबल, तो ये मैं मुख्तसरन शेयर कर रहा हूँ, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। ये कलमा का तारुफ़ देखें कितना मैंने शॉर्ट किया हुआ है, जिन्स के लिहाज़ से इसकी तक़सीम है और उसके बाद तादाद के लिहाज़ से है। देखिए आप बच्चे अगर हम उनको काम करवाएँगे ना तो हम अपनी किताब के अपने हिसाब के कुरान मजीद सामने रखेंगे, उसमें जो अमसिला होंगी, मिसालें होंगी, वो हम यहाँ पे देते जाएँगे तो उनको बुक से भी जोड़ मिल जाएगा कि किताब में ये बात हुई, तर्जुमा कुरान मजीद जो हम कर रहे हैं, सूरह मरियम में ये बात हुई, सूरह अल फुरक़ान में ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हुए।
तो खुद ब खुद वो इस चीज़ को समझेंगे। उसके बाद ये आप आगे देख सकते हैं, ये यहाँ पे अलामात-ए-जमा ये आपके सामने है। ये सब बुनियादी चीज़ें हैं। ये इतना बड़ा बर्डन नहीं है, सिर्फ़ मेरे ख़्याल में 4 पेज है मेरे पास, और इसको बेहतर करके मैं शेयर कर दूँगा इंशाअल्लाह। और अगर आपके पास पहले से मवाद है तो वो काफ़ी है। बस 4-5 पेजेज़ हों जिसको हम फ़ोकस करें, हमने ज़्यादा बर्डनाइज़ करना है। ये ज़मायर हैं, आप देखें ये इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है कुरान में। और उसके बाद गायब, हाज़िर और इसी तरीके से मुतकल्लिम और अस्माए इशारा, डेमोंस्ट्रेटिव नाउन्स की अगर बात करें, ये भी इस्तेमाल होते हैं कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा। अस्माए मौसूला हैं और ये भी आप मुज़क्कर मुअन्नस वगैरह, और ये सब आपके सामने हैं। फ़ेल की अक़साम हैं और इसी तरीके से ये फ़ेल की 2 अक़साम माज़ी, मुज़ारे, और इसमें हम बच्चों को थोड़ी शेयरिंग कर सकते हैं ना, जैसे माज़ी है और हाल है, मुस्तक़बिल है, उर्दू ग्रामर के अंदर और इंग्लिश ग्रामर के अंदर। और उसके बाद फिर अरबी में इसके हवाले से बता सकते हैं कि फ़िल मुज़ारे में ये दोनों मौजूद होते हैं और उनकी पहचान भी करवा देंगे। ये पहचान के लिए अलामात मौजूद हैं यहाँ पे, फ़िल अमर और नहीं, और फिर इसी तरीके से ये भी किताब में मौजूद हैं। कुरान मजीद में जब तर्जुमा करा रहे होते हैं तो ये ऑलरेडी मौजूद होता है, और हरफ की पहचान है, ये आपके सामने है। तो उम्मीद है ये आपको काफ़ी बेहतर महसूस हुआ होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इसके बाद अब हम आते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ, जो हमारा आज का आखिरी पॉइंट है, वो है कि मुतल्लका मज़मून की भर्ती के लिए जो हिदायत हैं, ये जो अभी ऐड आई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको अगर हम देखें तो उसमें ये पॉइंट्स ज़िक्र हो रहे हैं। हमने इन चीज़ों को फ़ोकस करना है, ठीक है? अब आपने अभी देखा जो मैंने आपको अरबी ग्रामर के हवाले से बात की, ये यहाँ पे ऑलरेडी इस पॉइंट में ज़िक्र हो रही है, ये आप गौर कीजिएगा। तिलावत कुरान करीम सर्फ़ व नहव। देखें, तिलावत कुरान मजीद के लिए सर्फ़ व नहव और अरबी ग्रामर का माहिर हो। अब अरबी ग्रामर जो है, ये शर्त आ रही है। अब आप खुद देख सकते हैं, इत्तफ़ाक से मेरी नज़र से ये बात, मैं हालाँकि मैंने खुद कंपोज़ किया है, लेकिन उस वक़्त ये बात ज़हन में नहीं थी, तो मोहतरम उस्ताद जो है हमारे नूर साहब, उन्होंने शेयरिंग कर दी थी। तो ये अच्छी बात हो गई कि हमने इसको डिस्कस भी कर लिया। जी, उसके बाद मसनून दुआएँ, नमाज़, वुज़ू, गुस्ल और इसको मसाइल को तहारत और इस्लामी आदाब की तालीम बखूबी दे सकता हो। उर्दू और इलाकाई ज़बान पर अबूर हो, ऑनलाइन और रिवायती तरीक़ा तदरीस। अब ये अहम बात आ रही है। मैंने जैसे आपको कहा था ना, डिजिटल वर्ल्ड है, दुनिया आगे बढ़ रही है, तो हमने इसमें अपने आप को अपडेट करना है। ये गलती नहीं करनी कि हम पीछे रह जाएँ। पहले हम लोग, जैसे अभी आपने मोहतरमा टीचर साहिबा ने शेयरिंग की कि मुतनफ़िर होते हैं लोग, हम खुद भी महसूस करते हैं। इबाए में लड़की हो, क्लास में बैठी हो, दूसरी लड़कियाँ उसके साथ ज़्यादा घुलती नहीं है, मिलती नहीं है, और दाढ़ी वाला बच्चा हो और उसने टोपी पहनी हो, तो क्लासेस में जो बच्चे बैठे होते हैं, ज़्यादा उसके साथ ताल्लुक नहीं रखते, ताल्लुक रखते हैं तो जुमला बोलते हैं, मौलवी, मौलवी। इस तरह करके सख्त अंदाज़ से वो नफ़रत अंगेज़ जुमले कसते हैं, और वो कोई एक्टिविटी करने लगें तो खुद ब खुद लोग उसे कहना शुरू कर देते हैं, तुम तो हाफ़िज़ हो, तुम नहीं कर सकते। हालाँकि वो सही काम भी कर रहा हो, खेल भी रहा हो, कोई एक्टिविटी कर रहा हो, कोई स्पोर्ट्स कर रहा हो, तो लोग पसंद नहीं करते। तो मज़हबी लोगों को बिल्कुल ब्रैकेट कर दिया गया मस्जिद तक। तो हमने मस्जिद तक महदूद नहीं होना, मस्जिद से हम जब मुआशरे में आएँगे ना, तभी कामयाब होंगे। मस्जिद हमारा मरकज़ है, और उसके आगे हमारी ज़िम्मेदारी है। मरकज़ में हम सीखते हैं, मरकज़ में हम जुड़े रहते हैं खुदा से और मखलूक से। लेकिन मरकज़ से जब बाहर निकलते हैं मुआशरा में, तो मुआशरे में हमने रहनुमाई करनी है, उस वक़्त करनी है जब हम मुआशरे के तकाज़े भी जानते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, मदारिस से पढ़े हुए बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो हर चीज़ उन्हें अ, या तो गैर मुस्लिम नज़र आती है या गुनहगार नज़र आती है। कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान नज़र आए, गुनहगार नज़र आएगा या गैर मुस्लिम नज़र आएगा। गैर मुस्लिम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनके तकाज़े और मेयार के मुताबिक नहीं होता। तो हमने उस सोच को ख़त्म करना है। हम सब चीज़ों में अपडेट होने चाहिए। हमारे पास हर तरह का नॉलेज हो, बुनियादी नॉलेज हर चीज़ का हो। रिवायती तरीका भी पता हो और फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी हम जानते हों। डिजिटल वर्ल्ड है, इसको जानें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2010 में जब मैं एमफ़िल कर रहा था, तो उस वक़्त मुझे एक जो हमारे उस्ताद मोहतरम अब उनकी वफ़ात हो चुकी है,
पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर खालिद दाद मलिक साहब, मे बी आप में से कुछ लोग जानते हों, बहुत अज़ीम और शानदार शख्सियत थे, ये अभी कुछ महीने पहले उनका विसाल हुआ। तो डॉक्टर साहब के पास मैं बैठा था, तो एक किसी सॉफ्टवेयर फर्म के मालिक आए और उन्होंने कहा कि हमें ऐसा माहिर दें जो अहादीस की किताबों को डिजिटलाइज़ कराने में हमारी हेल्प कर सके, हम उसे अच्छा मुआवज़ा देंगे। तो मेरी उनसे फिर मुलाकात हुई और शेयरिंग हुई और आगे फिर कुछ दूसरा हुआ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि 2010 में मैं इन चीज़ों में था। वैसे मैं अपनी अपडेट बता दूँ, शेयरिंग कर दूँ, मैंने सन 2000 में बाकायदा कोर्स किया था कंप्यूटर चलाने का। और अगर सिर्फ़ चलाने की बात करें तो दो 1997 में उस वक़्त हमारे स्कूल में जो है वो कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर लैब थी नहीं, साइंस लैब थी उसमें। उस वक़्त मैंने अपना नाम लिखना उसमें शुरू किया था। तो अब आपको मैं ये शेयरिंग कर रहा हूँ कि मैं इस्लामियात का टीचर और मज़हबी सब्जेक्ट रखने वाला टीचर होके अपने आप को अपडेट रखता हूँ। मोबाइल के हवाले से मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। बुनियादी आईटी की इन्फॉर्मेशन होती है, तो हमने इस हवाले से लाज़मी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी है, पीछे नहीं रहना। जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, अपने दोस्त अहबाब सर्कल से ज़रूर पूछें। जो आपकी फैमिली में, आपके दोस्तियों में मेल टीचर्स आप में से जो लोग बैठे हैं, इनमें से कुछ लोग होंगे जिनके दोस्त ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाते होंगे कुरान मजीद, और कुछ ऐसे होंगे ख़वातीन जिनकी सहेलियाँ पढ़ाती होंगी या वो खुद पढ़ाती होंगी। तो ये ज़हन में रखिए कि हमने उनसे रहनुमाई लेनी है। सीखने के लिए शर्म नहीं होनी चाहिए। किसी से भी सीख सकते हैं। हमारा उनके साथ कोई भी मामला हो, हमने लाज़मी सीखना है। अपडेट अपने आप को लाज़मी रखना है। ये मोहतरम असातिज़ा किराम, हमारी जो वर्कशॉप थी उसका जो है वो आखिरी टॉपिक था, और आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़्लिल्लाह। और आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इन चीज़ों को समझिएगा। और इसके हवाले से जो भी जॉब के हवाले से अपडेट है, वो भी एक अच्छा मैं यहाँ पे शेयरिंग कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट। ये एक जॉब के हवाले से एक हमारे हैं कोलीग, उन्होंने सवाल किया था कि इस हवाले से हमें क्या करना चाहिए? तो मैं शेयरिंग कर देता हूँ। जो नोटिफ़िकेशन आया था, वेट कीजिएगा बस कुछ सेकंड्स मुझे चाहिए। ये जॉब के हवाले से ऐड आई थी। इसके ऊपर मैं डिस्कशन लाज़मी करना चाह रहा था मुख्तसर। ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आई थी। ज़रूरत बराए लीड ट्रेनर्स। एक तो ये ज़हन में रखिए, ये मुस्तकिल नौकरी नहीं है, लेकिन ये बारिश का पहला कतरा है। आप इसमें जाएँगे, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आप खुद ट्रेनर बन जाएँगे, आपको मैंने काफ़ी चीज़ें रहनुमाई कर दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप में से हो सकता है कि आप लोग ट्रेनर्स बनें और आगे जो है वो टीचर्स को ट्रेन करें, और उसमें ये शराइत ऑलरेडी मौजूद हैं। फिर इसकी दरख़्वास्त का तरीक़ाकार भी मौजूद है कि कैसे हमने ये दरख़्वास्त देनी है, अप्लाई कैसे करना है, और इसकी डेट भी बढ़ चुकी है। तो इसमें ये शर्त नहीं है कि आप सिर्फ़ हाफ़िज़ हों। हाफ़िज़ अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको तिलावत की तजवीद के कवायद आते हैं, दरस निज़ामी आपके पास है, या एमए, एमफ़िल है, या एमए, एमफ़िल अरेबिक है, और बीए के साथ शाहतुल आलमी है आपके पास, या किसी और इदारे की सनद मौजूद है। हो सकता है आप बाहर के मुल्क से पढ़ के आए हों, किसी और मुल्क से, अल-अज़हर से पढ़ के आए हों, तीनों यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हों। किसी भी मुल्क से आप पढ़ के आए हों, तो आपके पास इसनाद होंगी। उनका इक्विवेलेंस सर्टिफ़िकेट आपके पास होगा, तो उसके मुताबिक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारी आज की जो डिस्कशंस थी, उसके हवाले से हमारी फाइनल टॉक थी। इस हवाले से कोई आपने बात करनी हो, तो आप ज़रूर शेयरिंग कर सकते हैं। माइक्स आपके अ, जी, आखिरी 5 मिनट हैं, 10 मिनट बोल सकते हैं आप ज़रूर। माइक आपके ऑन है। जी सर, ये वो स्लाइड्स शेयर कर देंगे आप, ये खास तौर अ पे ये जो ग्रामर वाली पोर्शन की भी आपने कही है, और मैं ज़रा लेट आई थी तो स्टार्ट में भी जो था सब कुछ, ये सारा मटेरियल कहाँ से मिलेगा? आप स्लाइड्स शेयर कहाँ करेंगे? स्लाइड्स में वो मेरी अभी ट्रेनिंग डाटा है ना, तो वो तो शायद मैं कोशिश करूँ कि उसको ना शेयर करूँ, तो उसमें अभी काफ़ी मैंने काम करना है। वो जब ज़्यादा बेहतर हो जाएगी तो फिर मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। अभी उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें ऐड करनी है, कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी थी। बुनियादी हमारी आज वर्कशॉप थी ना, पहली तारुफ़ी, मैंने इसका टाइटल भी यही दिया था, तारुफ़ी तरबियत वर्कशॉप। उसमें काफ़ी काम अभी बाकी है। इंशाल्लाह फिर मैं शेयर कर दूँगा। वैसे मैं वो बुकलेट शेयर कर दूँगा जो गवर्नमेंट की तरफ
से उसमें ये सब चीज़ें मौजूद हैं और ये जो ठीक है, नोटिफ़िकेशन बहुत है वो मैं शुक्रिया। इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। अच्छा, हाँ, ठीक है ग्रामर सर, के हवाले से जो डाटा है वो मैं कर देता हूँ। जी सर, रज़ा साहब। ठीक है, थैंक यू। जी सर, ये तो आपका चलें। जी सर, एक तो आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने एक अच्छी वर्कशॉप अरेंज की और आपको अल्लाह ताला इल्म और अमल में बरकत दे और हम आमीन। सबको तौफीक दे कि हम अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सकें। दूसरा जिन-जिन के पास जो एक्सपीरियंसेस हैं, जिस तरह इमरान अख्तर साहब थे, आपके पास मटीरियल मौजूद है, इनको पीडीएफ शेप में अगर आप ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सबके लिए रहनुमाई हो जाए इस सिलसिले में, हम उनमें से कुछ चीज़ें जो है वो आसानी के साथ बच्चों को पढ़ा दिया करें। जी, जी। ज़रूर सर। जी सर, जी, नूर नियाज़ बाकी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा सर, इस हवाले से मैंने एक बात करनी थी कि मैंने एक पहले भी एक आधी ट्रेनिंग जो है ना हमने ली है, जी, जो जी। इल्म फाउंडेशन वालों की तरफ से जी, जी। और उसकी निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह आपने सर जो ट्रेनिंग दी है ना ये उससे मैं तो समझता हूँ तकरीबन जो है ना उसमें 30% जो है ना मालूमात थी और फ़ायदे की चीज़ें थी और इसमें 70% से ज़्यादा थी। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो है ना कुछ हम खुद मेहनत करेंगे, जो टीचर पढ़ाएँगे आगे तो उनकी अपनी मेहनत है, जितनी करेंगे तो उसको बेस्ट कर सकते हैं। लिहाज़ा आपकी बहुत अच्छी काविश थी सर, अल्लाह ताला इसको कबूल करे और हम सबको इसी तरह जो है ना, ये दीन की और कुरान की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत मेहरबानी सर, जज़ाकल्लाह आपका। वेलकम सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपने रहनुमाई फरमाई। जी और कोई दोस्त अब आप डिस्कशन करना चाहें? इमरान अख्तर साहब अब आप शेयरिंग कर लीजिए, हमारे पास वक़्त मेरे ख़्याल में थोड़ा है, 2-3 मिनट्स के लिए। मिस आसमा आप बात जी करना चाह सर। रही हैं? जी सर, मुझे ये पूछना था ये तदरीस कुरान की अभी गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई बुक अभी प्रिंट नहीं हुई ना? ये कब तक आएगी अ, बुक्स? देखिए ये सेशन चूँकि अभी हमारी अ, मिड सेशन में ये बुक ये अनाउंसमेंट हुई है सब्जेक्ट की, तो इस हवाले से भी किताब तो तैयार नहीं हुई, इस पे इंतज़ामिया काम कर रही है, बुक वाले काम कर रहे हैं, शायद नया सेशन जैसे ही आए तो उसमें इम्प्लीमेंट हो जाए। बुक आ जाएगी इंशाल्लाह। जी सर। सर बुक से पहले ही आपकी वाक़ई अल्लाह ताला आपको अजर दे, बेहद हमारे लिए मालूमाती ये वर्कशॉप थी और आपने आपकी तमाम कोशिशों का हम लोग तो नहीं लेकिन अल्लाह आपको बेहतरीन सिला देगा। आप बहुत शुक्रिया आपका सर। जज़ाकल्लाह। सर इमरान अकबर साहब प्लीज़ 1 मिनट के लिए बात कर लीजिए, वक़्त थोड़ा है। जी सर, अर्ज़ ये है कि वैसे जो किशन वालों की जो ये बुक है, उनकी वेबसाइट भी है, अगर सर्च किया जाए उसको मिल जाएगी, तो उस वेबसाइट पे ये बुक्स ना पीडीएफ फॉर्म में मौजूद हैं। वो वहाँ से डाउनलोड की जा सकती हैं। ये मुताला इनका सिस्टम ये है कि ये वैसे बाज़ार से तो नहीं मिलती। इनके साथ जो कनेक्ट हो जाता है, जो स्कूल एज़ अ स्कूल इंडिविजुअल नहीं हो सकता। जो एज़ अ स्कूल या इदारा उनके साथ वो करता है, तो फिर वो उसको जितनी भी बुक्स चाहिए, तो वो स्कूल को, कॉलेज को ये प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, जी। ठीक है। ठीक है सर, जी, बहुत शुक्रिया। तो सर वैसे मैंने वेबसाइट से वो जो जी, जी। चैट बॉक्स है उसका व्हाट्सएप ग्रुप का उसमें आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं मैसेज की सूरत में इंशाल्लाह। और अगर बुक्स का डाटा हो तो वो लाज़मी शेयर कर दीजिएगा और सब आप अपना फीडबैक देना चाहें तो वो वहाँ पर लाज़मी दे दीजिए, ताकि मेरे लिए रहनुमाई हो और एनकरेजमेंट हो कि मैं मज़ीद बेहतरी की तरफ आगे बढ़ सकूँ। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह। सर, जज़ाकल्लाह सर। बहुत-बहुत शुक्रिया ओके, सर, तमाम आपका बहुत ओके। शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश-ओ-खुर्रम रखे अपने घर-बार के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।